नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी निर्वासित। बच्चे बहुत खुश हैं। करजन रोड के दो बंद कमरों से निकलकर इस हरियाली को देखने का अपना सुख है। फूलों की महक से भरी हुई ताजा गंध अंदर तक समा जाती है। पहले तो विवेक अपने बड़प्पन में यहाँ आने के नाम से नाक सिकोड़ रहे थे, पर यहाँ आते सब भूल भाल गए। नन्हा विशाल उसी की तो जिद थी, माँ चिल्ड्रन पार्क ले चलो ना, जब से पापा गए हैं तुम हम लोगों को कहीं घुमाने नहीं ले गई हो। सच बात थी, अशोक 3 महीने के लिए विदेश गए हैं। उनको गए महीनों से ऊपर हो गए, कहीं निकलना नहीं हुआ। मैं बच्चों को झूले पर छोड़कर पार्क के दूसरे भाग में आ जाती हूँ। यहाँ महानगर की भाग दौड़ का शोर बिल्कुल नहीं है। एक पेड़ के नीचे नरम घास पर बैठ जाती हूँ। आसमान के हल्के नीले विस्तार में फैले सफेद बादल, प्रसन्न दिशा, फूलों से ढकी धरती। विशाल आकर मुझे देख जाता है, आश्वस्त हो जाना चाहता है। पिता के पास न होने से माँ उसके लिए और जरूरी हो गई है। मुझे देखते उसकी उत्फुल्लता और बढ़ जाती है। हंसी के बगुले छोड़ वह वापस भाग जाता है। मेरा मन अनजाने अपने बेटे को लेकर सपने बुनने लगता है। मेरे ख्यालों में वे बहुत बड़े हो जाते हैं, जवान, योग्य, आज्ञाकारी। देखती हूँ पेड़ के पास बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ जाता है। दूर से उस व्यक्ति में मुझे अपने सर की झलक मिलती है। वही मुद्रा, वही धोती कुर्ता का सरल परिधान। रांची छोड़े 23-24 वर्ष बीत गए, उसके बाद सर कभी नहीं मिले। अभी अनायास उस व्यक्ति के माध्यम से सर मेरी चेतना में फैलने लगे। वह 2 साल 3 महीने फैलकर मेरे जीवन की पूरी लंबाई पर छा गए हैं। आज भी नेपथ्य में कहीं वह शक्ति कार्यरत है। अक्सर सोचती हूँ, सर न मिले होते तो आज मेरी जिंदगी क्या होती, या तो मैं इस दुनिया में होती नहीं, अगर होती भी तो किसी मानसिक चिकित्सालय में। जिंदगी लकड़ी के कुंदे की तरह चुप और बोझिल हो चुकी थी। असफलता और पराजय की ग्लानि से शरीर और मन अवसन्न हो गया था। अतीत की यादों ने वर्षों पूर्व छोड़े एक ऐश्वर्य को वापस ला दिया। हर आदमी का एक इतिहास होता है, मेरा भी था, और उसमें सर का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ था। सर कहाँ होंगे? वे तो छपरा के रहने वाले थे। क्या रिटायरमेंट के बाद वहीं लौट गए होंगे? उनकी प्रशंसा और शाबाशी के आबादार मोती आज भी मन की तिजोरी में सुरक्षित हैं। उन दिनों हम भीतर से इतने रीत गए थे कि कुछ करने लायक नहीं रह गए थे। मैं तो यह समझ चुकी थी कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, पर उनकी पारखी आंखों ने जरूर उस निरीह बालिका में कुछ देखा होगा। इसमें जीवन रस का अंश है, सूख कर समाप्त नहीं हुआ, कोशिशें करने पर फिर से अंकुरित और विकसित हो सकता है। उनके पास जाकर पहली बार आत्म साक्षात्कार हुआ था और लगा था इस विराट ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो मेरे जैसी नागण्य चीजों का ख्याल रखती हैं। बाबूजी का स्थानांतरण रांची हुआ था। वे अपने नए कार्यभार में अत्यधिक व्यस्त हो गए थे। उन दिनों माँ अपने ही दुख के सागर में डूबी हुई थी। नानी की मृत्यु हाल ही में हुई थी। अपने गांव घर में उन्हें तिरस्कार ही मिलता। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अफसर की पत्नी होने के नाते वे किसी को प्रसन्न नहीं कर पाती, न पैसे से, न छोटी मोटी मदद से। उनको अधिक समय तक बाबूजी के पास नहीं छोड़ा जाता। किसी न किसी बहाने गांव बुलवा लिया जाता। वे हम सब भाई बहनों को तुलसी बाबा के भरोसे छोड़ गांव चली जाती। मेरा दाखिला वहां गर्ल्स स्कूल में करवा दिया गया। नए स्कूल में मुझे कुछ भी अच्छा न लगा। स्कूल की प्रधानाध्यापिका कांति शरण थी। एक दिन मुझे बुलाकर बहुत प्यार से बोली, अपने डैडी से कहना मैं कल उनसे मिलने आऊंगी। मैं सुनते ही सहम गई थी। छोटी थी पर समझती थी कि बाबूजी किसी की नहीं सुनते, और अगर कोई गलत काम कहता है तो उसे घर तक से निकाल देते हैं। डरते डरते बाबूजी को उनके आने की खबर दी। दूसरे दिन वे ढेरों साज श्रृंगार किए पहुंची। बाबूजी घर में ही बने अपने ऑफिस में फाइल देख रहे थे। मैं उन्हें वहां तक ले गई। तुलसी बाबा को चाय के प्रबंध के लिए कहकर खुद ऑफिस के बाहर इर्द गिर्द घूमती रही। अंदर से उनकी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। जो आवाज स्कूल में बाघ की तरह दहाड़ती थी, वह यहाँ भीगी बिल्ली बनी हुई थी। बाबूजी गंभीर स्वर में पहले तो हाँ हूँ करते रहे, फिर न जाने किस बात पर एक छोटा मोटा भाषण सा वक्तव्य देने लगे। जब वे बाहर निकली तो उनका सारा मेकअप विवर्ण हो गया था। मैं चाय के लिए कहती रही, पर वे रुकी नहीं। बाहर ठहराए रिक्शे पर बैठकर लौट गई। उसके बाद मेरी यातना का लंबा सिलसिला शुरू हुआ।
स्कूल पहुंचते ही मुझे 9वीं ए से 9वीं बी में कर दिया गया। 9वीं बी की गणित कक्षा वे स्वयं लेने लगी। वे मेरे प्रति बेहद सख्त थीं। जानबूझकर टेढ़े सवाल करना, झिड़क कर बोलना और बात बात पर क्लास से बाहर कर देना। ऊपरी तौर से मैं भले ही मामूली होती, लेकिन तार तार हो जाती। वे आते ही मेरे अंदर इतना आतंक पैदा कर देती कि जो कुछ भी याद किया होता हलक तक आकर न जाने कैसे चकराते हुए पेटी की अंधेरी तलहटी में जाकर गुम हो जाता। उनके प्रश्न पूछने का ढंग इतना धारदार होता कि भय से कनपटियां झंझना जाती। उनकी सवालिया निगाहों से बचने के लिए क्लास में सबसे पीछे कोने में बैठती, धुक-धुकी सी बनी रहती। आधा घंटा भयंकर तनाव में कटता। रात के अंधेरे में वह आकृति दुस्वप्न बनकर मेरा पीछा करती। दिनों दिन असुरक्षा और अस्थिरता का नासूर गहरा होता चला गया। एक ड्राइंग टीचर थी, मनोरमा दी। मैंने कुछ दिनों से उन्हें अपने प्रति विशेष कृपालु पाया। मन में थोड़ी हिम्मत बंधी, कहीं तो टिकाव मिला। पर एक दिन एकांत में मुझसे बोली, मंजू, तुम्हें मेरे विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पापा से कहकर मेरे लिए खूंटी से रांची तक का पास बनवा दो। मैं ठक। क्या सभी शिक्षिकाओं ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रखा है? जी। जुबान तालू में चिपक गई और सांस जैसे रुकने को हो गई। डूबते को तिनके का सहारा भी जाता रहा। मेरे लिए बाबूजी के अफसरी मान सम्मान कितने नकली और झूठे थे। स्कूल में कोई सहपाठी मेरी आत्मीय न बन पाई। पता नहीं मेरी अपनी ही कुंठा थी या कुछ और। किसी की सहानुभूति मेरे साथ नहीं थी। हमारी तरफ कोई देखता न था। इस अनदेखे अपमान से मेरा कोमल कैशोर्य लहूलुहान हो जाता। धीरे धीरे मेरा पूरा व्यक्तित्व ही सिकुड़ने लगा। स्कूल में घुसते लगा मैं किसी अंधेरी, अंतहीन, धुआं भरी गुफा में प्रवेश कर गई हूँ। निराशा के इस दौर में अकेले पड़ी रहती। कौन कहता है वह संधि की यह उम्र रंगीन सपने देखने के लिए होती है। मेरे लिए तो इस उम्र में बेरहम यथार्थ और कटीली वास्तविकता से परे कोई कल्पना ही न थी। घर पर मुझे पढ़ाने के लिए एक मास्टर जी रख दिए गए थे, पर वे मुझसे केवल साइंस रटवाते और ट्रांसलेशन बनवाते। उनके नीरस पाठ्यक्रम ने पढ़ाई को और भी उबाऊ और भारी बना दिया था। रात में इन सारी विवशताओं का अंत आंसुओं से होता। माँ गांव से लौटी तो एक दिन उन्होंने मेरा बस्ता खोलकर देखा। कॉपी में मेरे उत्तर और नंबर देखकर हैरान रह गईं। उसी वक्त बाबूजी के ऑफिस फोन पर पेशकार साहब को बुलवाया। हुक्म कीजिए मेम साहब। पेशकार साहब, लड़की पढ़ाई में एकदम गड़बड़ा गई है। जानिए, बेटी जात है, पढ़े लिखेगी नहीं तो इसके लिए किसी योग्य मास्टर का इंतजाम कीजिए। 2 दिनों के बाद पेशकार साहब रांची के पूरे मास्टरों का ब्यौरा लेकर पहुंचे। अंत में सर का परिचय देते हुए बोले, मास्टर तो ऐसे है मेम साहब कि कौआ को भी हंस बना दे। पर एक के गो बात है उनमें, वो घर पर नहीं आएंगे, अपने ही घर ट्यूशन करते हैं। माँ मुझे लेकर सर के यहाँ गई। उनसे मेरी असफलताओं का रोना ले बैठी। उस समय मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। सर सुनते रहे। माँ ने जब बोलना खत्म किया तब धीरे से बोले, इसकी आंखों में तेज है, इसे पढ़ाई में पिछड़ना तो नहीं चाहिए। कैसा विश्वास जगाने वाला स्वर था। उस संतुलित स्वर में कहीं आवेश नहीं था, लेकिन ऐसी सच्चाई थी जो मुझे छू गई। जीवन में पहली बार सराहना मिली थी। क्या पता मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका हो। उनके पास जाने से मेरे भीतर एक अनोखी प्रक्रिया का आरंभ हुआ। मैंने अनुभव किया जैसे शरीर, मन, प्राण में एक नई शक्ति उदय हो रही है। सर पाठ्य बिंदुओं को इस तरह समझाते कि लाइन लाइन दिमाग में समा जाती। दुरूह से दुरूह हिसाब भी आसान बनाकर सामने रख देते। मेरे अंदर की सारी संभावनाएं जागने लगी। ऐसा लगा कि पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। सुबह 4 बजे ही उठकर पढ़ने बैठ जाती। जीवन का एक ही मतलब रह गया था, पढ़ाई पढ़ाई। जहाँ एक एक पंक्ति पहाड़ सी प्रतीत होती थी, वहाँ सारा पाठ कंठस्थ होने लगा। एक लंबे समय के बाद पढ़ाई में व्यस्त हुई थी और इस तरह व्यस्त होना बहुत अच्छा लग रहा था। मन एक निश्चय पर सध गया था। वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम आई थी। एक ही छलांग में कई कतारों को लांग शीर्षस्थ हो गई थी, जैसे मुझे किसी अंधेरे कुएं से निकालकर किरणों की मीनार पर बैठा दिया गया हो। जैसे सड़क के एक ठीकरे को कह दिया जाए, तू तो बेशकीमती नगीना है। एक उत्साह से मन भर गया था। मेरा भी एक अस्तित्व है, इस संसार के साथ और इस संसार से अलग भी। जिंदा रहने का एक मौलिक सुख। न जाने कितनी देर तक यूं ही उन बातों को याद करती रही।
शाम के 5 बज गए हैं। बच्चों को समेटने उठती हूँ। एक अज्ञात मोहवश उस सर से मिलते जुलते व्यक्ति के निकट जाती हूँ। पेड़ पर चिड़ियों का खूब शोर है। ढलती धूप उस व्यक्ति के बाई कनपटी पर पड़ रही है। सफेद बाल चमक रहे हैं। ध्यानस्थ मानव मूर्ति को देखती रहती हूँ। अपने पीछे किसी छाया का आभास पाकर पलटकर देखते हैं। अरे, यह तो सर ही हैं, अपने सर। एक साथ उत्साह के, उल्लास के, आवेग के ढेरों भाव स्पंदित होते हैं। मैं भूल जाती हूँ कि हमारे बीच समय का दीर्घ अंतराल खड़ा है। मुझे नहीं पहचाना सर? मेरा लबालब भरा उत्साह छलक रहा है। पहले वे हल्का सा चौंके, फिर जिज्ञासु दृष्टि से मुझे देखा। कुछ देर ध्यान से मुझे ताकते रहे। शून्य के विस्तार में निमग्न आंखें एकदम से यथार्थ में आ जुड़ी। अजनबियत का संशय छट जाता है। उन आंखों ने मुझे पहचान लिया। उनके पहचानने में पुलक भाव है। कौन? मंजू? यहाँ कैसे? एक खोया हुआ बहुत मूल्यवान समय मेरे सामने लौटा है। सब एक साथ बता देने और पूछ लेने के प्रयास में सारी जानकारी आधी रह जाती है। उनके बड़े पुत्र कनाडा में अपनी विदेशी पत्नी के साथ वहीं बस गए हैं और छोटे विद्याधर यहाँ दिल्ली में उच्चाधिकारी हैं। सर उन्हीं के पास हैं। चाची जी? वह नहीं रही। उनका स्वर आत्मकरुणा के चरम बिंदु पर पहुंचकर पिघलने को हो आया। चाची का चेहरा आंखों के सामने तैर गया। गोल तिकोन चेहरा, सुघड़ नाक, नाक में छोटी सी सोने की कील। जिस कमरे में हम पढ़ते थे उसके पीछे ही उनकी रसोई थी। एक बार मैं उधर चली गई थी। आओ आओ बबुनी, हम इहे उसारा पर खाना बनावी ली। रसोई में हमर मिजाज घबराला। खुले प्यार से उन्होंने बुलाया था। पहली ही मुलाकात में उन्होंने परिचय के घेरे में बांध लिया था। उनकी सहज स्नेहिल आत्मीयता ने मेरी झिझक दूर कर दी थी। बच्चे भागकर हमारे पास आ जाते हैं। सर को यह जानकर बहुत खुशी होती है। मैंने उन्हें पहले से ही सर की विद्वता के विषय में बता रखा है। वे उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। आपका घर कहाँ है सर? पास ही काका नगर। काका नगर? चलिए, आज आपके साथ आपका घर देख लेती हूँ। मैं केवल नंबर से घर नहीं खोज पाती। मेरे अनुरोध को अनसुना कर तटस्थ बैठे रहे। फिर न जाने कैसी खोखली निगाहों से देखा। कुछ कहते कहते रुक गए। उन्होंने घड़ी देखी और आसमान की ओर देखकर निर्लिप्त भाव से बोले, अच्छा चलो। सहारा लेकर धीरे से उठ खड़े हुए। हम पार्क के बाहर जाकिर हुसैन मार्ग पर आ जाते हैं। सूरज डूबने वाला है। डूबते सूरज में सड़क के दोनों तरफ पेड़ की झलमलाती पत्तियां नए सिरे से चैतन्य हो गई हैं। सर के यहाँ जाने का यही वक्त होता था। वे रास्ते जिन्हें रोज देखते हुए जाया करती थी आज भी याद है। कचहरी रोड, भूतहा तालाब, महिला चरखा मंदिर, IBP और अंत में जिला स्कूल का गेट। विशाल विवेक भाग भाग कर आगे की ओर चल रहे हैं। सर के दुर्बल पांव एक दो बार लड़खड़ा जाते हैं। इधर मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपने चेक करवाया? क्या चेक कराना, शरीर तो नश्वर है इसे तो। आगे के शब्द गुजरती हुई बस की घुरघुराहट में दब जाते हैं। उस अधूरे वाक्य में न जाने कैसी आत्मव्यथा ध्वनित होती है। हम सुब्रमण्यम भारती मार्ग की ओर मुड़ जाते हैं। सड़क पार कर काका नगर के अंदर आ जाते हैं। हम एक फ्लैट के आगे रुकते हैं। बाहर देशी विदेशी गाड़ियां खड़ी हैं। सर कहते हैं, ऊपर वाला है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। हम तीनों उनके पीछे हैं। ऊपर पहुंचकर घंटी बजाते हैं। सीढ़ियां चढ़ने के कारण उनकी सांस फूलने लगती है। रुमाल में मुंह पोंछने लगते हैं। सर पहले से अधिक गंभीर हो गए हैं। दरवाजा खुलता है। सजी सवरी एक अत्याधुनिक महिला सर को देखते ही बोली, पापा बहुत जल्दी आ गए। स्वर में अप्रियता का भाव है। उनकी नज़र हम पर पड़ती है। प्रश्नवाचक आंखें विस्मय से गोल हो जाती हैं। मेरी छात्रा है, आज अचानक पार्क में मिल गई। उनका विस्मय बासी पड़ जाता है। अंदर पार्टी चल रही है। उसमें ढेर सारा ग्लैमर का रंग चढ़ा हुआ है। यह क्षण पता नहीं कैसा है। हम बाहर संकोचजनक स्थिति में खड़े हैं। एक भीड़ भरे कमरे में घुसने के पहले, जहां हमारे लिए कोई जगह नहीं, मेरी वाणी के तमाम स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं और लगता है कि हम लोग यहाँ फालतू उपस्थित हैं। सर सिर झुकाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जहां अवहेलना की संभावना रहती है वहां से नजरें बचाकर चले जाना ही ठीक है। एक दो लोग अभ्यर्थना में जरूर उठे, पर वहां आदर का भाव जरा भी नहीं था। नीम अंधेरा, शराब और सेंट की मिलीजुली महक, सिगार और सिगरेट के धुएं की धुंध और कोलाहल।
हम सर के कमरे में बैठते हैं। अब मुझे अपनी बचकानी मूर्खता पर खीज होती है। मुझे यहाँ इस तरह आना चाहिए था। वही महिला आती है, औपचारिक स्वर में पूछती है, क्या लेंगी? मेरे ख्याल से सॉफ्ट ही चलेगा। हाँ। हमें 3 बोतल लिम्का थमा कर बोली, क्षमा कीजिए, जरा उधर देख लूं। वे एक ऐसी महिला है जिनके प्रथम दर्शन ने ही मुझे क्षुब्ध कर दिया। शातिर आंखें, पतले होठ, व्यवहार में जो लोग घोर प्रैक्टिकल होते हैं, और किसी हद तक भी। उधर से एक मर्दानी आवाज उभरी, सोनिया। सोनिया, विस्की का एक लार्ज पैक बनाओ। तुम्हारे हाथों का जाम आज की शाम। फिर एक अश्लील हंसी। ग्लास देते समय आंचल गिरकर उनके हाथों में आ जाता है। यहाँ आकर सब कुछ इस तरह अनावृत हो जाएगा, यह मैंने सोचा भी न था। यह बिल्कुल दूसरे किस्म का घर है। हम ही उन जैसे नहीं, और यह न जुड़ पाने का एहसास हमें दर्शक बना देता है। आजकल प्रतिष्ठा रोबदाब रुपयों में है मंजू, यही सब उन्नति के रास्ते हैं। इनके लिए चरित्र और सद्भाव गंवारूपन है। सर का वितृष्णा भरा स्वर ऊपर से शांत होते हुए भी आवेशमय है। वे बहुत चिढ़े हुए हैं, पर अपनी चिढ़ पर अंकुश भी लगा रहे हैं। जिस औचक तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उन्हें सामने पड़े ढेरों कॉमिक्स दिख जाते हैं और दोनों उसी में उलझ जाते हैं। अभी आता हूँ। सर अंदर चले जाते हैं। मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। दरवाजे के दोनों ओर मखमली भारी पर्दों के बीच से सरसराती हुई मेरी नज़र पार्टी के अंतर्मय कोने तक चली जाती है। शहरी अमीरों वाला ठाट कोने में बना छोटा सा बार, पाश्चात्य संगीत, ट्रॉली पर रखे ग्लास और आवाजें ही आवाजें। आधुनिक शब्द बहुत मीठा है, पर जीवन व्यवहार में कभी कभी कितना कष्टदायी हो जाता है। वह सात्विक घर बहुत पीछे छूट गया। किताबों से भरे 4-5 रैक, काठ की चौड़ी चौकी और दीवार पर टंगा शिव पार्वती की तस्वीर वाला कैलेंडर, सब समाप्त हो गया, रेत पर पड़े निशान की तरह। बाहर से एक मोटा व्यक्ति उठता है, आंखों में सुर्ख डोरे, नशे में अनिश्चित डगमगाते कदम, किसी तरह सोफे तक पहुंचता है। चेहरे का मांस भारी होकर लटक गया है। कब की सुनी बात कानों में गूंज गई। जो जैसा जीवन जीता है उसकी वैसी ही रेखाएं चेहरे पर उभर आती हैं। सोनिया जी चहकती हैं। विद्याधर को वोडका बहुत पसंद है, पर इन्हें जल्दी चढ़ जाती है। मैं कहती हूँ शैंपेन पिया करो। यही विद्याधर है। सहसा विश्वास नहीं हुआ। वह पुराना चेहरा अब कहीं नहीं दिखता। अनायास एक घटना आंखों के सामने आ गई। मैं चाची के पास बैठी थी। उन्होंने जिद करके मुझे पिट्ठा खाने को दिया था। अचानक विद्याधर आ गए, मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ। लंबा दुबला सावला रंग, माँ की सी सरल शिष्ट मुखाकृति। एक भोली उत्सुकता से मेरी ओर देखा और अपने कमरे की ओर चले गए। बहुत पढ़ी निहार बा बबुनी, बस दिन भर पढ़त रही, न कहीं आना न जाना, एही से हरदम फारस्ट होता। बड़को ऐसने बा, पटना में इंजीनियरी पढ़ता। बापे पर गइल बानी दोनों, ऊहो त दिन भर किताबे में मगन रही हैं। आत्मतुष्टि की परम आश्वस्त मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई थी। वे संस्कार, वे शिक्षा दीक्षा धुएं से कहाँ विलीन हो गए। सर लौट कर आते हैं। उनके चेहरे पर तकलीफ का एक भाव साए साए कर रहा है, जैसे अनचाही परिस्थिति के शिकंजे में कैद हो गए हों। हर्ष के अतिरेक में तब यह समझ न सकी थी कि हमें यहाँ लाने से कतरा क्यों रहे थे। शायद मेरे सामने अपनी जिंदगी को मजबूरी की शक्ल नहीं देना चाहते थे। मुझे यह सोच नहीं रहा था कि क्या बात करनी चाहिए, पर वे अपनी अंतर्भावनाओं को दबा नहीं पा रहे हैं। विद्याधर अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं। उनकी पत्नी सारा दिन ताश खेलती है और शाम को पार्टियों में जाती है। बच्चों को न जाने कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उनसे खाली अंग्रेजी में बोलते हैं, नामी स्कूल में पढ़ाने को झूठी शान। बच्चे तो सारा दिन क्रिकेट या कॉमिक्स। अभी यहाँ वयस्कों की कॉकटेल है, सो किसी दोस्त के यहाँ वीडियो देखने भेज दिए गए हैं। उनका आक्रोश अब अर्थहीन है। साफ जाहिर है कि घर के किसी काम में उनका दखल नहीं है। समय तो बदलता ही है, आजकल तो यह आम बातें। मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे खुद अपनी आवाज़ अजीब सी लगी। उन्होंने शायद मेरी बातें भी नहीं सुनी। सर को कैसा लगा होगा। एक आदमी की जिंदगी से जुड़ी कितनी बातें होती हैं। रिटायरमेंट के बाद ही बंधा बधाया क्रम टूट गया होगा। सुबह उठना, घूमना, स्कूल जाना, पढ़ाना, चाची की मौत, पूरी की पूरी श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई। मेरे पढ़ाए लड़कों के गुण आज दुनिया गाती है।
उनके सामने मानो कई तस्वीरें उभरने लगी। दीपक मेरा स्टूडेंट था, बहुत बड़ा पुलिस अफसर बन गया है। उसकी सत्यता और निर्भीकता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। महेश्वर तो डॉक्टर है, रोज सुबह 1 घंटा मुफ्त गरीब मरीजों को देखता है, बड़ा नाम है उसका। विद्याधर कम प्रखर थोड़े ही है, पर ये तो इतने लघु स्तर पर उतर गए हैं। ये सब बिजनेस वाले हैं, इन्हें पिला पिला कर इनसे अपना नाजायज काम करवाते हैं। इस उपेक्षित कोने में बैठा व्यक्ति केवल एक निपुण या दक्ष शिक्षा शास्त्री ही नहीं, बल्कि उससे भी गहरी कोई चीज है। उसके भीतर बात बदलकर मैंने कहा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह आपसे मिलूंगी। जीवन में इतना अप्रत्याशित घटित होता है कि जिसकी कोई पहले से कल्पना नहीं कर सकता। मंजू निर्गुण वाणी में वे जैसे अपने आप से बोले। एक विचित्र एहसास से मुझे घबराहट होने लगती है। मैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन सर, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। सोचती हूँ अशोक आएंगे तो कहूंगी कि बड़ा घर ले लो, मेरे सर भी वहीं रहेंगे। पर साथ ही यह भी जानती हूँ कि एक निरर्थक भावावेश की स्थिति है, यह संभव नहीं हो सकता। जीवन बस ऐसे ही चलता रहेगा। मैं उन्हें तसल्ली के रूप में कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। समझदार आदमी को फुसलाना कठिन होता है। एक बार तो उत्कट इच्छा हुई विद्याधर को बुलाकर कुछ कहूँ, पर वहां उन आंखों में प्यार, सम्मान या सांत्वना जैसा कोई भाव नहीं है। इस सहानुभूति विहीनता में तो कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अब विशाल ऊब गया है, वह पूरे बोझ से मेरी पीठ पर लद जाता है। माँ, घर चलो। मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मेरा ठहरना या चले जाना किस बात पर निर्भर है। सर खिड़की के बाहर घिरते अंधेरे को देखते रहे। वे बोले, अब जाओ मंजू, रात हो रही है, तुम्हें बच्चों के साथ जाना है। आवाज में लगाव की चिंता है। सच्चे प्यार में हमेशा चिंता होती है। मैं चलने के लिए उठती हूँ। कुछ देर पहले का उनका आक्रोश दयनीयता में बदल जाता है। लगा आंखों में कोई बरसात छिपाए बैठे हैं। जैसे उदासी, हताशा और अकेलेपन का एहसास उनके मन में कुंडली मारकर बैठ गया हो। मेरे अंदर ही अंदर कुछ पसीजने लगता है। टप टप सर मौन खड़े हैं, मानो कोई वृक्ष नग्न शाखाएं लिए भीषण सर्दी में ठिठुरे। आती रहना मंजू, मुझे मन के भीतरी छोर से आती आर्त पुकार सुनाई दी। हाँ हाँ सर, हम आते रहेंगे, आपको भी अपने घर ले चलेंगे, मैंने तत्परता से कहा। उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं। मेरे शब्दों को साफ साफ समझने के लिए वह मेरा चेहरा ठीक से देखना चाह रहे हैं। उनका वह रूप जिसे वर्षों अपने अंतर की कोमल परतों से सहेज कर रखा था, तिर तिर कर बिखरने लगा। पांव छूकर प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद में उठा ममता का हाथ, जहाँ रहो सुखी रहो, कहता सा प्रतीत होता है। बच्चों के साथ नीचे उतर जाती हूँ। जिंदगी बहुत सख्त चीज है। वह सारी पीड़ा का अनुभव करके भी आगे बढ़ जाती है। हारने जैसी गहन शिथिलता भीतर ऐंठने लगती है। कितनी तरह से अपने मन का धैर्य बंधाया। कोई गलती नहीं की तूने, लेकिन अपने खोखलेपन को नहीं भर पाई। इस समय मेरी अनुभूति में सुख और दुख का फासला इतना कम हो जाता है कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। सारे पेड़ चुपचाप सिर झुकाए खड़े हैं। एक ऑटो रिक्शा निकलता है, उसे रोककर हम सब बैठ जाते हैं। दोनों बेटों को अपने दोनों तरफ बिल्कुल सटा लेती हूँ, वैसे ही जैसे वन मुर्गी अपने चूजों को पंखों तले घुसा लेती है। किंतु उनके संपूर्ण कोमल स्पर्श के बावजूद कुछ प्रश्न मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जिस व्यक्ति ने अपने अकपट वात्सल्य से न जाने कितने छात्रों को संवारा होगा, उनके अपने बेटे वैसे क्यों न बन सके? जिनके लिए टूटो वे संभालने क्यों नहीं आते? इतने वैभव के बीच कोई निर्वासित क्यों हो जाता है? क्यों क्यों क्यों? केवल सवाल उठते हैं, जवाब नहीं उभरते। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी निर्वासित। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।